नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक सुरक्षा, प्रशासन, मानव संसाधन विकास तथा जनसंपर्क श्री पी नरेंद्र कुमार साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप लगभग पिछले 31 वर्षों से कोल इंडिया के कार्मिक तथा इससे अन्य जुड़े विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर हमारे कोयला परिवार को कंपनी के उत्थान में कार्मिक विभाग की भूमिका के बारे में बताने की कृपा करें। आप सभी को नमस्कार। आपने कहा कि मैं 31 वर्षों से कोल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। मेरा जुड़ाव कोल इंडस्ट्री से 2 जनरेशन से है। मेरे फादर भी कोल इंडस्ट्री में थे। मेरा एक छोटा भाई, वो भी माइनिंग इंजीनियर था। वो तो अब रिज़ाइन करके अब्रॉड सेटल हो गया है। तो मेरे कण कण में, मेरे शरीर के हर खून में कोल इंडिया बसा हुआ है। 92 में मेरा सिलेक्शन हुआ था वेलफेयर ऑफिसर ट्रेनी में, और एक ऐसे माइन में पोस्टिंग हुआ था जो कि काफ़ी लेबर ओरिएंटेड था। करीब 2800 मैन पावर था। उस समय माइनिंग पूरी मैनुअल मोड से होती थी, तो मैन पावर ज़्यादा होने के कारण समस्याएं भी बहुत होती थी। लेबर ओरिएंटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड माइनिंग कंडीशंस को लेके बहुत सारी समस्याएं होती थी। वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था। 1992 के बाद कोल इंडस्ट्री ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आप जानते हैं कि 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म हुआ था। उस समय कोल इंडिया 79 मिलियन टन करीब प्रोड्यूस करता था। 1991-92 के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन सब हुआ, उस समय कहा जा रहा था कि कोल इंडिया कैसे सर्वाइव करेगा। और मुझे ये कहने में गर्व है कि कोल इंडिया ने उसके बाद से लगातार प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट ना सिर्फ प्रॉफिट में उत्तरोत्तर वृद्धि की है, बल्कि प्रोडक्शन में भी लगातार वृद्धि की है। और आज ये समय है कि हम अब 700 मिलियन टन भी पार कर चुके हैं, और 25-26 तक कोल इंडिया 1 बिलियन टन करने वाला है। ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 70% ऊर्जा का उत्पादन कोयले के थ्रू हो रहा है। हम उसमें भी काफ़ी कुछ ट्रांजिशन हुआ है। कोल में मैकेनाइजेशन हुआ है। अंडरग्राउंड माइनिंग में कंटिन्यूस माइनर लगे हैं। एनवायरनमेंट के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, और मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही लगातार। ओपन कास्ट में भी नई मशीन्स, हाई कैपेसिटी मशीन्स, ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी और अनंत टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हो रहे हैं। निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग होगा। और क्लीन कोल जिसको हम कहते हैं, कि जब कोल प्रोड्यूस हम करेंगे तो जितना पर्यावरण कम से कम प्रभावित हो उस पर ध्यान केंद्रित है। उसके अलावा कोल बेस्ड, कोल बेड मीथेन, कोल माइन मीथेन, गैसिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो कि कोल से उत्पन्न होती हैं और वो पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव नहीं करती हैं। तो न सिर्फ हम पर्यावरण बल्कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी हर बार पूरा करते जा रहे हैं। कोविड के इस विषम परिस्थितियों में भी हमने, कोल इंडिया ने अपने देश में अपनी ऊर्जा में कोई कमी होने नहीं दी। आपने कार्मिक विभाग के बारे में पूछा। एक जीवन बीमा का एक स्लोगन मुझे याद है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, जिस दिन जनशक्ति की आवश्यकता होती है जिस भी इंडस्ट्री को, मैं कोल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ, तो मैन पावर यदि सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, वो कार्मिक विभाग का काम है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद उनका इंडक्शन ट्रेनिंग करना है। इंडक्शन ट्रेनिंग करके उनको अपने अपने काम पर उनको पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद रेगुलर ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होते जा रहा है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलते जा रही, उनका ट्रेनिंग भी होता है। ट्रेनिंग करने के बाद में उनका कैरियर ग्रोथ का ध्यान रखना है। इस बीच में चूँकि ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, औद्योगिक संबंध भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो 5 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे नियमित रूप से औद्योगिक संबंध चर्चा करती हैं। तो कार्मिक विभाग का यह भी जिम्मेदारी है कि औद्योगिक शांति के साथ उद्योग चलता रहे, ताकि किसी प्रकार के उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और हमारे श्रम संगठन भी काफ़ी समझदार हैं। हम लोग सब मिलजुल कर, सभी को मालूम है कि इंडस्ट्री चलेगा तो सब कुछ चलेगा साथ में। तो कोयला उत्पादन में प्रबंधन और यूनियन काफ़ी यूनिकनेस है हमारी इंडस्ट्री में। मिलजुल कर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते जाते हैं। ट्रेनिंग की मैंने आपसे बात की। हम बहुत सारी ट्रेनिंग तो करते ही हैं। अब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर है, हाउसिंग है, और हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। ये भी कार्मिक विभाग का काम है। इसमें इंटरवेंशन है पर्सनल डिपार्टमेंट का। जिस दिन आदमी सेवानिवृत्त होता है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है सर्विस के दौरान, तो एम्प्लॉयमेंट टू डिपेंडेंट है, टर्मिनल ड्यूज़ हैं, उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कार्मिक विभाग एक अभिन्न अंग है। कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में एचआर बोलिए या कार्मिक विभाग बोलिए या फिर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो भी बोलिए, इसका एक
अभिन्न योगदान है हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, न सिर्फ कोल इंडिया को बल्कि सभी कंपनीज को। सर, कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्मिक विभाग को कितने उप विभागों में विभाजित किया जाता है? इन उप विभागों में समय के साथ हो रहे तकनीकी विकास के बारे में हमें बताइए। जैसे मैंने कहा कि किसी भी उद्योग में कोल इंडिया लिमिटेड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, मैन पावर की आवश्यकता से लेके जनशक्ति जब रिटायर होती है और उसके बाद भी कार्मिक विभाग का हर स्तर पर योगदान है। कार्मिक विभाग के अधीन जो उप विभाग हैं, मैं संक्षेप में कुछ बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे काम हैं कार्मिक विभाग के। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है औद्योगिक संबंध विभाग। औद्योगिक संबंध का मतलब है कि यह एक कड़ी है कार्मिक विभाग, प्रबंधन और यूनियन के बीच में या प्रबंधन और वर्कर के बीच में एक कड़ी का काम करती है कि दोनों के बीच में सामंजस्य रहे। विवाद तो होते ही हैं, जब चार लोग बैठेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है। कार्मिक विभाग का काम है कि विभिन्न फोरम्स में चर्चा करके और उसका एक कंड्यूसिव सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि उद्योग भी चलता रहे और लोगों की समस्याओं का भी निदान नियम के अनुरूप होता रहे। औद्योगिक संबंध का एक विशेष यह कार्य है। औद्योगिक संबंध के अलावा जनशक्ति विभाग एक है जो कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन ये सब देखता है। उसी में एक विभाग है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और पेंशन। CMPF का हर साल का कंट्रीब्यूशन, उसकी रख रखाव, फिर रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन्स, ये सब देखने के लिए ये एक उप विभाग है CMPF। उसके अलावा एक और विभाग है प्रशासन जो कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट देखता है, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, ये सब देखता है। विभिन्न जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसको सबको ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सब प्रशासन विभाग की ओर से होता है। और अगला विभाग है कल्याण विभाग जो कि वर्कर्स का हर साल का रेवेन्यू बजट सैंक्शन करके हर क्षेत्र को देता है, हर विभाग को देता है, ताकि वर्कर्स का जो भी वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ऐसे और भी बहुत सारे विषय, रिक्रिएशन है, ये सब की देखभाल वेलफेयर विभाग करता है। फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग, CSR डिपार्टमेंट। CSR भी कार्मिक विभाग का एक अभिन्न अंग है। CSR एक्चुअली कंपनीज एक्ट में प्रावधान्वित होने के पूर्व या हम लोग पहले से ही करते रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर। हम लोग कभी प्रावधान के लिए इंतजार नहीं किया कोल इंडिया लिमिटेड ने, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में हम अपने प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स या हमारे पेरीफेरी में जो लोग रहते हैं, गाँवों में, छोटे छोटे टाउन्स में, वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, हेल्थ केयर वेलफेयर से रिलेटेड ही उसमें कंपनी हमेशा कंट्रीब्यूट करती रही है। CSR चूँकि कंपनीज एक्ट का प्रावधान है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% नेट प्रॉफिट उसमें स्पेंड करना होता है, तो CSR विभाग का भी पूरा मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तक CSR विभाग करता है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है मानव संसाधन विकास विभाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मानव संसाधन विकास विभाग के भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एक तो हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग, एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग है दूसरा, तीसरा है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, उसके बाद है चौथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इंडक्शन प्रोग्राम वर्कर्स का भी और ऑफिसर्स का भी। आप जानते हैं कि WCL का जो मानव संसाधन विकास विभाग है वो काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से काम कर रहा है। इस साल हमने अभी तक 1697 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे दिया है और ट्रेनिंग भी बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग कर रहे हैं। IIM नागपुर के साथ, IMT नागपुर के साथ, सिम्बायोसिस के साथ और भी देश की अग्रणी जो प्रबंध संस्थान हैं या तकनीकी संस्थान हैं, वहाँ पे हमारे अधिकारी जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और सच में उनके फीडबैक के बाद फील्ड में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लोगों की क्वालिटी में सुधार आया है। नई नई तकनीकी की जानकारी लेकर और उसको क्रियान्वित करने के लिए भी उनको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं कहना चाहूँगा अप्रेंटिसेस एक्ट में जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमने पिछले वर्ष करीब 1200 लोगों को ट्रेनिंग दी और इस साल भी हम करीब उतने ही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण वर्टिकल है वो है स्किल डेवलपमेंट। पेरीफेरी में हमारे कई अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास नौकरी नहीं है, किसी ने ITI किया हुआ है, कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है, कुछ लोग इंजीनियरिंग भी पास है, कंप्यूटर ट्रेनिंग किया है, पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयबल बनाने के लिए हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनिशिएटिव लिया CSR के अंतर्गत। जो देश की जो स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, NSDC, ATDC, FDDI, CPET,
ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हमने पिछले वर्ष करीब 1000 अनएम्प्लॉयड यूथ्स को ट्रेनिंग दिया, वो अपने ट्रेड के हिसाब से। और यह बताने में मुझे गर्व होता है कि उनमें से आधे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, बाकी एम्प्लॉयबल हैं, वो लोग अपने जॉब की तलाश में। और हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उनको उचित रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोग इंडक्शन में, हमारे जो लैंड हाउसेज आते हैं, जो भू आश्रित रोजगार जिनको मिलता है, उनको एक इंडक्शन की ज़रूरत होती है। कंपनी में किस तरीके के काम होते हैं, उनको कैसे कौशल विकास प्रदान किया जाए, तो हम प्रारंभिक ट्रेनिंग उनको देते हैं और उसके बाद नियमित रूप से प्रशिक्षण देते जाते हैं ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से करें। मुझे लगता है कि मैंने कार्मिक विभाग के सभी पहलुओं को छुआ है। कुछ और भी विषय हैं, जब जैसे जैसे कंपनी की आवश्यकता होती है। मैं जब अपॉइंट हुआ था तो हमारे मैनेजर साहब कहते थे कि कार्मिक विभाग का रोल उस आलू की तरह से है जिसको कि गोभी में भी मिलाया जा सकता है, बैगन में भी मिलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये डाइवर्सिफाइड टाइप का विभाग है, जहाँ पर जो किसी तकनीकी विभाग से संबंधित नहीं, वह सभी कार्य कार्मिक विभाग को करने पड़ते हैं। जैसे बाद में आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ, बाद में ग्रीवेंस रिड्रेसल, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आई। एचआर में टेक्निकल इंटरवेंशन के बारे में कहना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव के साथ प्रारंभ करता हूँ। 1992 में मैं कामठी उप क्षेत्र में पदस्थ था। बाद में उस अंडरग्राउंड माइन को ओपन कास्ट में कन्वर्ट करना था, तो उस मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाया गया, क्योंकि मैन पावर बहुत ह्यूज था। 2500 लोग काम करते थे, सबको नागपुर क्षेत्र के अलग अलग उप क्षेत्रों में भेजना था। तो मेरे पास एक मैन पावर रजिस्टर था, हमारा एक स्टाफ मेंटेन करता था उसको, बहुत एफिशिएंट था, और वो मैनुअली वो रजिस्टर बनाता था। फिर जब ट्रांसफ़र होता था तो रजिस्टर को फिर से बनाना पड़ता था, ताकि जो कामगार वहाँ से स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले गए हैं उनको फिर दूसरा सीएनडी रजिस्टर बना के उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता था। एक बहुत कठिन काम था और मेटिकुलसली करना पड़ता था। अब धीरे धीरे कंप्यूटर का प्रादुर्भाव हुआ और हमारे कंपनीज में इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ कंप्यूटर्स से। अब हम कंप्यूटर्स में सबसे पहले MS ऑफिस में काम करने लग गए। तो हमारे जितने भी डेटा हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सब में हम लोग उसको रखने लगे और एडिट करना बहुत सुगम हो गया था और कार्मिक विभाग का काम बहुत हल्का हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलप हुए फॉर सैलरी के लिए, जो सैलरी मैनुअली बनाना पड़ता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब 1992 में मैं भर्ती हुआ, उस समय 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास थे, मंथली रेटेड, टाइम रेटेड और डेली रेटेड। मंथली रेटेड की सैलरी बनाने के लिए 5 क्लर्कों की आवश्यकता होती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि टाइम रेटेड कर्मियों को सैलरी बनाने के लिए कम से कम उनको 35 क्लर्क की ज़रूरत पड़ती थी, और वैसे ही पीस रेटेड कर्मियों को सैलरी बनाने के लिए करीब करीब 12 क्लर्कों की ज़रूरत पड़ती थी, और बहुत क्लिष्ट और कठिन काम था पीस रेटेड की सैलरी बनाना। उसके अतिरिक्त CMPF अलग से विभाग होता था, क्योंकि वो भी पूरा मैनुअल था। तो CMPF में अलग से मेरे पास 10 क्लर्क थे। आप सोच सकते हैं 60-70 क्लर्क मेरे पास थे, जिस समय टोटल मैनुअल ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन होता था। जब कंप्यूटर आने लगा, लोग रिटायर होने लगे, तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा। धीरे धीरे सैलरी सेंट्रलाइज हो गई एरिया लेवल पर, सैलरी में त्रुटियां करीब करीब ख़त्म होने लगी। ऑडिट होता था, चूँकि कंप्यूटराइज्ड था, सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन था, तो सैलरी बहुत अच्छी बनने लगी, एररलेस बनने लग गई। ऑडिट ऑब्जेक्शंस भी कुछ नहीं होते थे, रिकवरीज बहुत कम हो गई, नियमानुसार सब बनने लगे। बाद में अब हाल ही में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी ERP इम्प्लीमेंट हुआ कोल इंडिया में, और WCL एक अग्रणी कंपनी है जिसने ERP सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। इसमें हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, और जो भी डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालिटिक्स, रिटायरमेंट नोटिस, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रोफाइल, अनंत चीज़ें हैं HR में, वो सभी उस इंटरवेंशन से काफ़ी सुगम हो गई हैं और काफ़ी समय की बचत होती है, और तुरंत जैसा भी रिकॉर्ड चाहें वो सब मिल जाता है। चूँकि अभी भी ट्रांजिशन स्टेज में ही है ERP, परंतु ऑलरेडी HR को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और यह जो पूरा जनशक्ति को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। सर, आप कंपनी के महाप्रबंधक प्रशासन के दायित्व को निभा रहे हैं। प्रशासन विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं। साथ ही इस विभाग में सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तहत किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा करने की कृपा कीजिए। प्रशासन विभाग है मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें कि मुख्यालय की गाड़ियां हैं,
मुख्यालय की स्कूल बसेस हैं जो बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हुआ। वीआईपी मूवमेंट्स के लिए गाड़ियां हायरिंग करनी होती है, ये एक काम प्रशासन का है। दूसरा है सिविल मेंटेनेंस का काम, जो हेडक्वार्टर की जो कॉलोनीज़ हैं और गेस्ट हाउसेस हैं हमारे, उनको सब मेंटेनेंस का कार्य है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, हमारे गेस्ट आते हैं, गेस्ट हाउसेस में रुकते हैं, होटल्स में रुकते हैं, वो पूरा मैनेजमेंट प्रबंधन उचित रूप से करने के लिए प्रशासन विभाग बनाया गया। और कई अनडिफाइंड कार्य हैं, अपरिभाषित कार्य हैं, जो कि समय समय पर आते रहते हैं और जैसे निर्देश दिए जाते हैं उसको हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। और चूंकि ये सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में हैं, वो सब हमने की हैं, तो आजकल हमारा कार्य बहुत सुगमता से चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, WCL मुख्यालय ही एक ऐसा विभाग है, प्रशासन विभाग, जिसने सबसे पहले ई आवास पोर्टल बनाया पूरे कोल इंडिया में। और हमारे हेडक्वार्टर में जितने भी हाउस अलॉटमेंट होते हैं, आवास आवंटन होते हैं, ई आवास पोर्टल के थ्रू होते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये कोई इसमें संभावना गलती होने की करीब करीब ना के बराबर होती, कोई गलती होती नहीं है। वरीयता के आधार पर और आवेदनों के आधार पर नियमित रूप से उसका आवंटन होता है। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन है, HR इंटरवेंशन के थ्रू इसको लिया जा सकता है। उस प्रक्रिया से हम लोग ई आवास के दौरान आवास आवंटन करते हैं। इसके अलावा हम लोग गेस्ट हाउस हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ERP में उसका प्रावधान है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी ट्रांजिशन स्टेज में, वो भी बहुत जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो बाकी चीज़ें भी हम लोग ऑनलाइन कर पाएंगे उसको। सर, आप महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास विभाग की भूमिका भी निभा रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज के प्रति इस विभाग द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्यों के बारे में हमें बताएं। यह भी बताएं, मानव संसाधन विकास विभाग ने अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाने में क्या नए कदम उठाए हैं। मानव संसाधन विकास के बारे में जैसे आपने से मैंने कहा कि 5 वर्टिकल्स हैं। एक तो इन हाउस ट्रेनिंग, एक्सटर्नल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसेस एंगेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इंडक्शन ट्रेनिंग्स और रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स। हम लोग ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के अलावा हर क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। करीब हमारे यहाँ 12 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो कि विभिन्न विषयों पे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग हर स्तर के कर्मचारी को प्रदान करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मी हो। PTO जो प्रावधानवित है, PTC रूल्स, उसके अंतर्गत करते हैं। उसके अलावा हमारे 3 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक तो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में हम लोग माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं। जो माइनिंग सरदार एक वैधानिक पद है माइन में कार्य करने के लिए, तो वो प्रोबेबल कैंडिडेट्स का चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना, तो ये सब काम STI छिंदवाड़ा का काम है। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है वर्कमैन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्धा। वर्धा में हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण नियमित रूप से देते हैं। और जो प्रोस्पेक्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जो कि E&M में जो उनको इंडक्शन करना होता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के लिए उनको ट्रेनिंग नियमित रूप से वहाँ प्रदान की जाती है। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के तहत भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है हमारा HEMM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, जो कि चंद्रपुर क्षेत्र में है। वहाँ पर एक्सकवेशन से रिलेटेड जितने हैवी अर्थ माइनिंग मशीनरीज हैं, उनका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और एक्सकवेशन कैडर के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। सर, आप WCL के महाप्रबंधक सुरक्षा की भी भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में कौन सी मुख्य पहल करी गई हैं? सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और विशेष रूप से कोल इंडिया लिमिटेड का ऐसा बनावट है, उसकी कार्य पद्धति ऐसी है कि कोल प्रोडक्शन जितने भी यूनिट्स हैं, उनको बाउंड्री बनाकर उसे एनक्लोज नहीं किया जा सकता। वो ओपन रहते हैं। आपका स्टॉक है वो भी रिमूवल होता है, वो भी डालना है साइट में। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रायोगिक तौर पर सब में बाउंड्री करना कठिन है, करीब करीब असंभव माना जाएगा, बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, एरिया कार्यालय हैं, उनको आप बाउंड्री करके आप उनको एनक्लोज कर सकते हैं, परंतु माइन एरिया में ये सब दिक्कत होती है, ये सब नहीं किया जा सकता। आप कोयले का भी डंप करते हैं, वो भी डंप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको बाउंड्री में समेटना मुश्किल नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत ही कठिन कार्य है, जबकि पूरी चीज़ें ओपन हो। तो हर क्षेत्र में हमारा सिक्योरिटी मैन पावर तो है ही है।
हम जितने नए लैंड हाउस ट्रीज प्रोजेक्ट प्रभावित लोग आ रहे हैं उनको जो पात्र पाए जाने पर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा एक नया एक इंटरवेंशन है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, ड्रिल की ट्रेनिंग देकर और सिक्योरिटी विभाग से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको देके प्रशिक्षित करके हम उनको इंडक्ट करते हैं क्षेत्रों में। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत हैं क्षेत्रों में, उनको हम नियमित रूप से मुख्यालय में बुलाकर उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग करते हैं, ड्रिल्स कराते हैं, नई नई चीज़ों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आर्म्स गार्ड हैं, जो कि काफ़ी दिनों से इसका थोड़ा सा अभाव रहा है, आर्म्स गार्ड को भी हम रेगुलर नियमित रूप से अभी हमने CISF से बात करके उनका फायरिंग रेंज को आवंटित कराया है अपने लिए, और हम नियमित रूप से हमारे आर्म्स गार्ड को ट्रेनिंग दे के, लाइसेंस को अपडेट रख करके और एम्यूनिशंस के साथ उनको नियमित रूप से इसका भी कार्याभ्यास करा रहे हैं, और इससे हमको काफ़ी सफलता मिली है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी के जितने भी कर्मी हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनके जनरल फिजिकल फिटनेस में काफ़ी सुधार हुआ है और वे काफ़ी अच्छे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। समस्याएं तो हैं, परंतु फिर भी हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम लोग इंडक्शन करते जा रहे हैं। सिक्योरिटी में मैन पावर का थोड़ा सा कमी है, तो हमने CISF को भी इसमें एंगेज किया हुआ है। स्टेट पुलिस सर्विसेज भी इसमें लगी हुई है, और घटनाओं में, चोरी की घटनाओं में सब काफ़ी कमी आई है, और इसे हम शून्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक ड्रोन इंटरवेंशन भी किया सिक्योरिटी में, जो कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बहुत काम आता है। अभी सितंबर में ही उसको इंट्रोडक्शन हुआ है। ड्रोन भी हमें सुरक्षा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में योगदान प्रदान कर रहा है। सर, WCL के महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग की भूमिका के रूप में आपका अनुभव हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। मुख्य रूप से जनसंपर्क विभाग जो WCL का है, ये एक फेस है जनरल पब्लिक के सामने, और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से हम अपना कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स, सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स और बहुत सारे हमारे जो भी इंटरवेंशंस हैं, जो भी कंपनी के में नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारे अचीवमेंट्स, उसको हम जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जन सामान्य के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। मैं करीब 20 साल पहले की बात करता हूँ आपसे। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन में अधिकांश यात्रियों को ये नहीं पता कि बिजली आ कहाँ से रही है। ये मूलभूत चीज़ है जो कि हमारे जन सामान्य को मालूम नहीं थी। अब तो खैर सब जानने लग गए हैं। उस समय उन्हें ये नहीं मालूम था कि बिजली के लिए मुख्य रूप से कोयला मूल स्रोत है। तो हम यदि ये नहीं बता पा रहे हैं अपनी जनता को कि कोल ठीक है, इसको कोल जो एनर्जी है, इसको पर्यावरण के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन तो है ही, परंतु इस कोयले के माध्यम से हम पूरे देश को इतनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इतना ग्रोथ हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ कमर्शियल ग्रोथ हो रहा है, GDP में वृद्धि हो रही है, $5 ट्रिलियन की ओर जा रहा है। बिना बिजली के ये सब संभव नहीं है। तो जनसंपर्क विभाग इसमें कार्य कर रहा है कि हम कोयला जो उत्पादन कर रहे हैं, पावर हाउसेस को दे रहे हैं, जिससे कि बिजली जनरेट हो रही है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है हम लोग की, बहुत सारी इंटरवेंशन है, कोल गैसिफिकेशन है, कोल टू लिक्विड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अनंत चीज़ें हैं, सब हम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा WCL ने जो ये प्रोग्राम चल रहा है संवाद, फिर दीप ज्योति, ये जनसंपर्क विभाग ने नया इंटरवेंशन है ये भी, और किसी भी सब्सिडी में यह फिलहाल नहीं हो रहा है। ये हमारी अनूठी पहल है और इसको हर जगह प्रचारित भी किया गया और सभी ने इसकी प्रशंसा की है। और संवाद में विशेष रूप से जो नॉलेज बैंक जैसा हो गया है, आप यदि सभी एपिसोड्स निकाल के देखें और एक पढ़ाई करें, देखें उसको ध्यान से, तो आपको कभी कभी लगेगा कि आप किसी साक्षात्कार के लिए भी आप तैयारी कर ले रहे हैं। वो इतने अच्छे से होता है। दीप ज्योति के माध्यम से हम अपने बच्चों को, हमारे वार्ड्स को, उनके जो अचीवमेंट्स को, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे जनसंपर्क WCL विभाग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे सोशल मीडिया तो है ही है, इसके अलावा ई पोर्टल्स हैं, उसमें भी हमारे न्यूज़, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, वो सब आते रहते हैं, जो जन सामान्य के लिए उपलब्ध होते हैं। और इतना एग्रेसिव जनसंपर्क हमारा अभियान रहता है। लोगों को, आज सभी लोगों को मालूम है कि
जो देश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोल ही है और कोल से ही पूरा हमारा देश चलता है। ये अलग बात है कि हम क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम एकदम क्लीन एनर्जी इस देश को प्रदान करेंगे बिना ऊर्जा की सप्लाई को कम किए हुए। इस तरीके से मुझे लगता है कि जनसंपर्क विभाग एक महत्वपूर्ण योगदान न सिर्फ उद्योग को दे रहा है बल्कि पूरे देश को दे रहा है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।